वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा छठी का छठा पाठ पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो शुरुआत किससे हुई ये पाठ में कि एक सुरंगनुमा रास्ता था और जहाँ पे आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन उनके जो पापा है उनके सिक्योरिटी पास ऐसे ले लिया चुपके से और उस सुरंग में जा पहुँचा। फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। तो इसी तरह शायद उसकी माँ ने उसे रोक दिया होगा वहीं पे और छोटू को बोला कि आपको यहाँ पे जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी आप क्यों रोज़ रोज़ उस तरफ जाते हैं? तो और फिर छोटू ने अगला सवाल किया कि पापा तो रोज़ रोज़ वहाँ पे जाते हैं, तो फिर हमें क्यों मनाही है? तो फिर उसकी मम्मी ने यही बोला होगा कि वो तो काम पर जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पे जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, तो चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो वो एक सुरंगनुमा रास्ता था जहाँ से छोटू के पापा वहाँ से काम पर जाया करते थे और आम आदमी के लिए उस रास्ते में जाने की सख्त मनाही थी। और जिन लोगों को उस रास्ते में जाने की इच्छा थी, मतलब वहाँ पे जाते थे क्योंकि वो वहाँ पे काम करते थे और उनको और कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहाँ पे जाने की उस रास्ते को इस्तेमाल करने की इच्छा थी। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो क्या हुआ, एक दिन छुट्टी का दिन था और चुपके से उसने क्या किया, अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था उसको ले लिया और उस सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनामा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने उठा लिया। उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनामा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, यानी ज़मीन से ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो क्या हुआ, वैसे तो उसकी जो घर थी वहाँ पे, उनका जो घर था, छोटू का जो घर था वो ज़मीन के नीचे था और वो जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर उसने देखा कि दिए जल रहे हैं और प्रवेश करने से पहले एक दरवाज़ा था जो कि बंद दरवाज़ा था और उसके साइड में एक खांचा बना हुआ था जहाँ पे छोटू ने जब भी काट डाला तो दरवाज़ा खुल गया और वो उसी सुरंग में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के साथ साथ अंदर वाले खांचे में वो जो सिक्योरिटी पास उसने डाला था वहाँ पे वो निकल आया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा जो था वो बंद हो गया। और जब छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे यह पता चला कि ये जो रास्ता है ये ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है और उसे ये मौका मिल गया है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने
छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो मगर कहाँ, उसे जो मौका मिला तो, लेकिन कैसे, क्या हुआ कि मौका हाथ लगते ही क्या हुआ, फिसल गया। तो छोटू को यह पता नहीं था कि उसके वो जो सुरंग है उसके घुसते के वहाँ पे कुछ निरीक्षक यंत्र यानी कुछ यंत्र लगे हुए हैं जो यह पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा आदमी उस सुरंग में घुसा है कि नहीं। तो जैसे ही इस छोटू ने वहाँ पे प्रवेश किया तो वो निरीक्षक यंत्र ने उनकी उस जो छोटू को पहचान लिया कि यह तो यहाँ के व्यक्ति नहीं है, मतलब इनको तो यहाँ पे घुसने की मनाही है, मतलब यहाँ पे नहीं घुस सकते हैं। और दूसरे निरीक्षक यंत्र ने क्या किया, उनकी छोटू की तस्वीर खींच ली और एक नियंत्रण केंद्र जहाँ पे सब कुछ नियंत्रण किया जा रहा है वहाँ पे इस तस्वीर की जांच के लिए दी गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था। तो सारी जो गतिविधियां के बाद जो अनजान छोटू को तो कुछ पता नहीं था, वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ सिपाही आ गए थे और छोटू को पकड़कर फिर से वापस घर छोड़ आए। और घर पर जो छोटू की माँ है वो छोटू का इंतज़ार कर रही थी, यानी छोटू की खैरियत नहीं थी, मतलब उसकी माँ उसे बहुत डांटने वाली थी, लेकिन उसके पापा ने उसे बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। तो छोटू के पापा ने उसको समझा कर बोला कि वह जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आम आदमी जी ही नहीं सकते, और वह जो क्षेत्र है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ है। फिर छोटू ने सवाल किया, तो फिर आप कैसे जाते हो? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा ने क्या कहा कि मैं जो जाता हूँ एक अलग सा कपड़ा, मतलब सूट पहन के मैं जाता हूँ, जिसे स्पेस सूट बोलते हैं, जो वहाँ की जो ठंड होती है उनसे उनको बचाते हैं। और वो कुछ खास किस्म के जूते भी पहनते हैं जिनसे वो वहाँ पे चल सकते हैं। और जो ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर जा रहे थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो उसके पापा छोटू को क्या कहने लगे कि एक समय था जो अपने मंगल ग्रह पर, यानी छोटू कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पे ज़मीन के नीचे रहता था वो। और तभी उसके पापा ने ये बोला कि एक समय था जब ये जो मंगल ग्रह है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, सारे लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, बगैर किसी यंत्रों के रहते थे वो ऊपर, और बगैर किसी के मदद के रहते थे, बगैर किसी पोशाक, खास किस्म के पोशाक की मदद से रहते हैं। और वो ये भी बोलने लगी कि वो उनके जो पुरखे हैं वो ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे।
और लेकिन बाद में क्या हुआ, एक के बाद एक सब मरने लगे और वातावरण में भी बहुत परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जो जीव हैं वो क्या किए, धरती पर जाने लगे, यानी अर्थ पर आने लगे मंगल ग्रह से। और इसकी परिवर्तन का कौन सा जड़ था, मतलब किसके वजह से ये परिवर्तन हो रहा था, सूर्य में परिवर्तन हुआ। इसी के वजह से वहाँ पे भी इतने सारे परिवर्तन होने लगे। तो सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इसी स्थिति का सामना किया। तो उसके पापा आगे क्या बोलने लगे, सूरज से उनको क्या मिलती थी, रोशनी मिलती थी, उष्णता यानी गर्माहट मिलती थी। लेकिन जब वो उनके उसमें परिवर्तन होने लगा तब प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया, यानी बैलेंस बिगड़ गया। और प्रकृति के जो रूप है उस बदले हुए रूप का सामना किनको करना पड़ा, पशु को, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और उनके पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी को गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो आगे उसके पापा ने क्या बोला कि उन लोगों की जो तकनीकी ज्ञान के कारण वो क्या किए, ज़मीन के नीचे अपना घर बना पाए और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्र, माने बहुत सारे मशीन की मदद से वो सूर्य से शक्ति और सूर्य से रोशनी और गर्मी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे जी पा रहे हैं और यंत्र ठीक ठाक चले, इसीलिए उनको बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। और उन जैसे मतलब उनके पापा जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का देखभाल करते हैं और ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यह काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि अगर तुम इतना बड़ा होकर ये काम करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत पढ़ना होगा और अपने जो मम्मी पापा का कहा है वो भी मानना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ से प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान की तरह नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रह रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर गए और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या देखा कि कंट्रोल रूम का जो वातावरण था वो बहुत ही बदल गया था। और वो शिफ्ट करने पर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन को टीवी स्क्रीन मतलब वहाँ पे उनका जो टीवी स्क्रीन था उन पर जो इशारा किया और क्या बोले कि यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा है जो कि यह बता रहा है कि ये कुछ आसमान की तारा नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग है, क्योंकि तारे बदलते रहते हैं अपनी जगह, लेकिन वो जो बिंदु थी वो अपनी जगह स्थित थी और कुछ घंटों के दौरान ये अपनी जगह बदलती है। कंप्यूटर ने के अनुसार ये जो है वह ये कहाँ पे बढ़ रही है, हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए।
तो उन्होंने सब क्या सोचा, छोटू के पापा ने क्या सोचा कि कहीं अंतरिक्ष तो नहीं है। तो वो सारे अपने संदेह प्रकट किए और सबने बोला कि इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि संदेह उनको भी था। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन सा ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो वो सब क्या सोचने लगे कि क्या ये सचमुच एक अंतरिक्ष यान है? कैसे आया होगा वहाँ पे? और सारे मंडल में क्या है, हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है? कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ भी तो इतना प्रगति कैसे कर चुका होगा कि वो एक अंतरिक्ष यान छोड़ दें? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान के नज़दीक से देखा जा सकता। अगर वह इसी तरफ आ रहा है तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, तो उसके पापा ने उसके बारे में और उसके बाद क्या सोचा कि हमारे जिनके जो पूर्वज है वो भी अंतरिक्ष यान इन सब का इस्तेमाल करते थे, और लेकिन वह अभी उन लोगों के लिए बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा यानी उतनी एनर्जी नहीं है। तो वह यही सोचने लगे कि काश मैं इस नए मेहमान को देख सकता, और फिर यह सोचे कि ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, तो हम शायद इसको देख सकते हैं पास से। अब अंतरिक्ष यान से यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी किया। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के किसी ही ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना ज़रूरी है। नंबर 1, आपका ख्याल क्या है? तो कॉलोनी की जो छोटू के पापा ने एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी जारी किया, अवलोकन जारी किया कि उस यान से एक हाथ निकल कर आ रहा है उसके पास, उसकी हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो और कॉलोनी में एक सभा बुलाई गई वहाँ पे, जहाँ पे अध्यक्ष जो है वो भाषण दे रहे थे, और वो क्या बोल रहे थे कि हाल ही में ये पता चला कि ऐसी अंतरिक्ष यान हमारे मंगल की ग्रह की तरफ आए हैं और हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, और कंप्यूटर के अनुसार ये जो यान है, अंतरिक्ष यान है, किसी नज़दीकी ग्रह से ही छोड़े गए हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? उन्होंने किससे पूछा? नंबर एक एक जन है तो उनसे उसने पूछा। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, यानी उस आदमी पर थी। तो उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, 1 नंबर ने क्या बोला कि ये जो यान है इसको हम जलाकर खाक करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद हमें इसके पास से कोई जानकारी नहीं मिल सकती है, और ऐसा कोई उनके पास यंत्र नहीं है जो इसे ज़मीन पर उतरने में मजबूर कर पाए और इससे जानकारी दे पाए। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है, यानी उनमें अवश्य है उसको बेकार कर देने की क्षमता। तो मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो 1 नंबर के जानकारी के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि ये जो अंतरिक्ष यान है इनमें सिर्फ यंत्र है, यानी मशीन्स हैं, कोई जीव वहाँ पे नहीं है। तो नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे।
वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा होता है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन करना चाहिए। यानी जो नंबर 2 थे वो एक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो यंत्र है ये जो बेकार जो कर देंगे हम लोग, इसको जलाकर खाक जो कर देंगे, इसमें एक खतरा हो सकता है कि दूसरे ग्रह के लोग उनके बारे में जान जाएंगे। तो उनकी राय यही थी कि इसे हम सिर्फ अवलोकन ही देखें, मतलब इसको हम लोग सिर्फ फॉलो करें, इस पे नज़र रखें। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वह लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो जो नंबर 2 थे उन्होंने क्या बोला कि हमें यहाँ अपना जो अस्तित्व है यानी वो जो वहाँ पे रहते हैं उनको छिपाए रखना ही उनके लिए सही था, क्योंकि अगर वो लोग जान जाए तो इसके बाद बड़ी अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं और उनको यह गलतफहमी हम लोगों को ही देना है कि इस ज़मीन पे कोई नहीं रहता और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अध्यक्ष जो महोदय हैं वो उनसे यह दरख्वास्त किए कि कुछ ऐसा प्रबंध करो जो हमारे यहाँ किया जाए, इस तरह का प्रबंध करो। नंबर 3 क्या थे? नंबर 3 कौन थे? सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे वो। तो फिर उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो वो जो अध्यक्ष हैं वो उनकी बात का जवाब देने ही वाले थे कि फ़ोन बज उठा, और फ़ोन से क्या बोले कि जो अंतरिक्ष यान है वो ज़मीन पर उतर चुका है एक वहाँ से। तो वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बता सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। तो छोटू को उस दिन लेके गए थे उसके पापा। तो छोटू ने उससे पूछा कि ये कैसा है, ये क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है? तो उसके पापा ने यही बताया कि अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं इसका निरीक्षण कर रहा हूँ और ये जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इसी हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान और कहीं पे था। तो ये जो हुआ, जो हमारा ध्यान, छोटू के पापा ने छोटू को यही बोला कि हमारा उस पर निरीक्षण जारी है, हम उसका नियंत्रण, मतलब वो क्या करता है, वो मशीन क्या करता है, उसके बाद ही हम कुछ कदम उठा पाएंगे। और तब क्या हुआ, एक आंतरिक हाथ निकल आया उस यान से। क्या निकल आया? एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई कम से कम बढ़ती ही जा रही थी। और वो लोग ये समझने लगे कि वह शायद ज़मीन को खोद कर कुछ वहाँ से निकालना चाहता हो, वहाँ पे ज़मीन खोदना चाहता हो। तो सबकी ध्यान कहाँ पे थी? उस स्क्रीन पे थी, लेकिन एक जन का ध्यान उस स्क्रीन पे नहीं था। किसका? छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। मतलब ये देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है, छोटू का सारा ध्यान किस पे था? वो जो कंट्रोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया।
वो लाल लाल बटन से उस बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपने तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो छोटू का सारा ध्यान उस कंट्रोल पर था, कंसोल पर था। तो उसने क्या किया, वो उस बटन को दबाने की जो इच्छा थी उसको उसने रोक नहीं पाया और उसने दबा दिया। और क्या बजने लगी, एक खतरे की घंटी बजने लगी। और फिर उसके पापा ने जैसे ही उसको देखा, फिर उसको कस के एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले अपने आकार में जैसा था पहले स्थिति में वो ला रखे। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। लेकिन लेकिन उस तरफ क्या हुआ, जो अंतरिक्ष यान थी उसका जो हाथ निकल कर आया था वो रुक गया था। और वो क्या था, वो यंत्र क्या हो गया था, बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो वो जो यान थी वो कहाँ पर भेजी गई थी, अभी कैसे क्या समझ में आया हम लोगों को पढ़ के कि वो जो यान थी वो धरती से यानी अर्थ से मंगल ग्रह यानी मार्स में वो भेजी गई थी। और ये जो लोग थे यानी छोटू के पापा कौन थे, सारे एलियंस थे, दूसरे ग्रह के जीव थे। तो यहाँ पे पृथ्वी में क्या न्यूज़ आया, क्या संचार आया कि वो जो उन्होंने जो यान भेजी थी मंगल के धरती पर वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो जो हाथ निकल के आया था, यांत्रिक हाथ जो था वो बेकार हो गया यानी वो खराब हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक आण को दुरुस्त करने का प्रयास भी वो कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग की दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अपने मंगल की मिट्टी को विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। तो फिर दूसरे ही दिन खबर में क्या दिखाई दिया, पृथ्वी पे यानी हमारे अर्थ में खबर में क्या दिखाई दिया कि जो नासा के तकनीशियन हैं वो क्या करने, एक अखबार में क्या एक प्रमुख सूचना निकली कि जो तकनीशियन है वो वहाँ पे रिमोट कंट्रोल के सहारे कुछ मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने में उनको सफलता मिली थी। कहाँ से, मंगल ग्रह से। और वो अभी इस मिट्टी की जांच करके यही पता लगाएंगे कि क्या वहाँ पे कोई जीव मौजूद है, क्या वहाँ पे अभी भी किसी जीव की सृष्टि का अस्तित्व है। और जो प्रश्न आज भी रहस्य है। तो आज भी तो इसी के साथ ये जो पाठ है समाप्त होता है। ये किसने लिखा है, जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। तो इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर। तो यह पाठ हमें यही बताता है कि कैसे मंगल ग्रह पे पृथ्वी के नासा के तकनीशियन कैसे वहाँ पे खोज कर रहे हैं नए जीव सृष्टि का अस्तित्व की। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे अर्थ में, मतलब हमारे जो धरती पर हाल ही में कुछ मंगलयान भेजे गए हैं मंगल पे और हमें सफलता भी मिली है। तो आशा करते हैं इस रहस्य का जल्दी ही उद्घाटन हो जाएगा। तो बच्चों, आप इस पाठ को अपने फिर से दोबारा पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। बहुत अच्छी पाठ है, हमें बहुत ही जानकारी मिली है इस पाठ से। इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है वो हम दूसरे क्लास में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।